दोस्तों आज मैं व्हाट वी आर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम मिसेस पार्कर को देखते हैं जो काफी परेशान दिख रही होती हैं। इसके बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। इस दौरान रास्ते में वो भगवान से प्रार्थना करती है कि वो उसके बच्चों का ख्याल रखें, जिससे पता चलता है कि वो किसी ऐसी जगह पर जा रही है जहाँ से वापस आना मुश्किल है। इसके बाद वो एक मीट शॉप में पहुंचती है। हालांकि इस दौरान वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई लग रही थी, इसीलिए शॉप का ओनर उससे इस बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। फिर रास्ते में उसे एक लड़की का मिसिंग पैम्पलेट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। तभी उसके मुंह से बहुत बुरी तरह से खून निकलने लगता है। हालांकि वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती गिर जाती है, जिससे उसका सर एक पोल से टकरा जाता है और वो लेक में गिरने की वजह से डूब कर मर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मिसेस पार्कर की बेटियों को देखते हैं, जिन्हें मिसेस पार्कर का उनके लिए छोड़ा हुआ नोट मिलता है, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं कुछ सामान लेने के लिए टाउन की तरफ जा रही हूँ। इसके बाद पुलिस पार्कर फैमिली को इन्फॉर्म करती है कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है और उन्हें इस बात का शक है कि वो डेड बॉडी मिसेस पार्कर की है। इस बात से पार्कर फैमिली के सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। फिर डेड बॉडी की पहचान करने के लिए मिसेस पार्कर के हस्बैंड फ्रैंक डॉक्टर के पास खुद न जाकर अपनी दोनों बेटियों रोज और आयरिस को भेजते हैं। और क्योंकि अपनी मॉम के मरने की वजह से रोज बहुत ही ज्यादा दुखी थी, इसीलिए आयरिस अकेले ही डेड बॉडी को देखने के लिए जाती है। डेड बॉडी को देखते ही आयरिस पहचान लेती है कि वो उसकी मॉम है। दूसरी तरफ डॉक्टर मिसेस पार्कर की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि मिसेस पार्कर को किसी तरह की बीमारी थी। इधर फ्रैंक अपनी वाइफ के मरने के बाद भी अपने बच्चों को किसी तरह के रिचुअल पूरा करने के लिए फोर्स करता है, जो कि अब तक उसकी वाइफ करती थी। इसके बाद फ्रैंक गाड़ी से कहीं जा रहा होता है और तभी उसे एक लड़की मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। इस दौरान ये काफी अजीब बात थी कि फ्रैंक उसकी हेल्प करने की बजाय उसकी तरफ एक टूल लेकर बढ़ता है, जिससे पता चलता है कि वो उसे शायद मारने वाला है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस किम्बल अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि हमें 24 घंटे का इंतजार करना होगा। अगर तब तक वो आप लोगों से कांटेक्ट नहीं करती है तो हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनकर वो दोनों ही पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। ये देखकर पुलिस ऑफिसर उस लड़की का मिसिंग पोस्टर लगवाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जो कई सारे कार्ड्स जला रहा था। ये वही कार्ड्स थे जो उसे उस लड़की के पास से मिले थे। हालांकि रिचुअल की वजह से पार्कर फैमिली में मौजूद सभी मेंबर्स का लिक्विड के अलावा कुछ भी खाना मना था, लेकिन इसके बावजूद रोज अपनी भाई रोरी को भूखा देखकर स्नैक्स खिला देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर को लेक के किनारे पर एक हड्डी मिली थी, जिसे देखकर उसे शक था कि वो किसी इंसान की है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करके इस बारे में बताने की कोशिश करता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि डॉक्टर की बेटी भी पिछले कई दिनों से गायब है। इसके बाद हम रोरी को देखते हैं जो घूमते हुए बेसमेंट में पहुंचता है और वहां पर उसे एक लड़की मिलती है, जिसे वहां पर कैद करके रखा गया था। इस दौरान वो लड़की रोरी से हेल्प मांगती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड उसे देख लेते हैं, इसीलिए वो उसे दोबारा वहां आने के लिए मना करते हैं। फिर वो लोग मिसेस पार्कर का फ्यूनरल करते हैं। घर पहुंचने के बाद फ्रैंक आयरिस को उसकी मॉम की डायरी देता है और कहता है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट सीन में आयरिस के स्कूल का दोस्त एंडर उसके घर पहुंचता है, जो कि अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था। इस दौरान वो किम्बल फैमिली की गायब हुई लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उसे पता चला था कि उस लड़की को तूफान के पहले पार्कर फैमिली के घर के आसपास देखा गया था, लेकिन आयरिस उसे बताती है कि मैंने उस लड़की को स्कूल के बाद दोबारा कभी देखा ही नहीं। इसके बाद एंडर आयरिस से किसी दिन मूवी देखने चलने के लिए कहता है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर मिली हड्डी को पुलिस ऑफिसर बॉब को दिखाता है और उससे इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि जब तुम्हारी बेटी गायब हुई थी तो हमने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की थी, इसीलिए अब इन सब चीजों का कोई भी मतलब नहीं है, तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा कि वो जा चुकी है। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो अपनी मॉम की डायरी पढ़ती है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की मदर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। तभी वहाँ पर फादर फ्रेश मीट लेकर पहुंच जाते हैं, जिससे उन लोगों की जान बच जाती है। इधर डॉक्टर अपने पास मौजूद हड्डी को लेकर एंडर के पास पहुंच जाता है और उसे ऐसा विश्वास दिलाता है कि वो हड्डी गायब हुए लोगों में से किसी एक की है। इसीलिए एंडर डॉक्टर से उस जगह को दिखाने के लिए कहता है जहाँ पर उसे वो हड्डी मिली थी। दूसरी तरफ रोरी को फीवर हो जाता है, इसीलिए फ्रैंक की पड़ोसन उसका ध्यान रखने के लिए उसके पास पहुंचती है और रोरी भूखी होने की वजह से उसे काट लेता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक भी पहुंच जाता है, जो पड़ोसन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। हालांकि वो फ्रैंक को समझाने
समझाने की कोशिश करती है कि रोरी को फीवर है, इसीलिए उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। लेकिन फ्रैंक कहता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें डायरी की हेल्प से पता चलता है कि कुछ दिनों बाद आयरिस की मॉम अपनी माँ के मरने की वजह से पूरी तरह से अकेली हो गई थी और अब उसके फादर भी पूरी तरह से बदल चुके थे और एक गुफा के अंदर ही रहते थे और सिर्फ मीट देने के लिए ही बाहर आते थे। फिर एक दिन जब मॉम अंदर पहुंचती है तो उसके फादर उसे एक चाकू देते हैं और वहां पर टंगी हुई लेडी की बॉडी से मीट निकालकर खाने का इशारा करते हैं। इधर प्रेजेंट में पुलिस ऑफिसर्स को एक लड़की की डेड बॉडी मिल जाती है जिसकी हालत काफी खराब थी। इसके बाद हम आयरिस और रोज को देखते हैं जो बेसमेंट में बंद लड़की के पास पहुंचती है, लेकिन उसकी हालत देखकर रोज काफी घबरा जाती है और आयरिस का साथ देने से इनकार करने लगती है। इस पर आयरिस उसे समझाती है कि मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकती। हालांकि जब उस लड़की को एहसास होता है कि वो दोनों उसे मारने वाली है तो वो रोज पर अटैक करने की कोशिश करती है, इसीलिए आयरिस उसके सर पर एक हथौड़ी से अटैक करके बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इसके बाद वो दोनों डेड बॉडी पर निशान लगाकर उसे काटने के लिए तैयार करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोनों ही इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसीलिए रोज कहती है कि मुझे दोबारा ऐसा करने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। इसके बाद पार्कर फैमिली के सभी लोग डिनर करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान रोज उस मीट को नहीं खा पा रही थी। अगले दिन जब एंडर डॉक्टर के साथ लेक के आसपास छानबीन कर रहा था तो उसे देखकर रोज आयरिस को इस बारे में बताती है। इससे आयरिस एंडर के पास पहुंचती है और सॉक्स चेंज करने के लिए उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। इस दौरान वो उससे पूछती है कि तुम लेक में क्या ढूंढ रहे थे। इस पर वो बताता है कि डॉक्टर को किसी तरह की हड्डी मिली है और उन्हें लगता है कि वो किसी इंसान की हड्डी है। ये सुनकर आयरिस काफी घबरा जाती है। इसके बाद आयरिस उसे सेमेट्री के बारे में बताती है और कहती है कि हो सकता है कि ये हड्डी वहीं से आई हो, इसीलिए एंडर उसे वो सेमेट्री दिखाने के लिए कहता है। इसके लिए वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। इधर डॉक्टर मिसिस पार्कर के दांत के टुकड़े पर रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि उसे एक तरह का डिसऑर्डर था जिसकी वजह से वो कैनिबल में बदल चुकी थी। ये जानकर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इधर एंडर आयरिस के बालों में फूल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं इस लायक नहीं हूँ। इस पर एंडर उसे समझाता है कि मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। इसके बाद वो आयरिस के बालों में फूल लगा देता है और उसे किस करने लगता है। फिर वो दोनों वहीं पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर आयरिस के डैड फ्रैंक पहुंच जाते हैं जो एंडर के सर पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं और आयरिस को भी गुस्से में चिल्लाकर वापस घर जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो वहीं पर कब्र खोदकर एंडर को दफना देते हैं और उसके कपड़े भी जला देते हैं, इससे किसी को भी इस बारे में पता ना चले। इन सब चीजों की वजह से आयरिस को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो बुरी तरह से रो रही थी। इसीलिए रोज उसे समझाती है कि डैड के सोते ही हम ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर फ्रैंक जब लकड़ियां काटते हुए लेक के किनारे पहुंचता है तो वहां पर उसे इंसानों की बहुत सारी हड्डियां दिखाई देती हैं जो लेक में बहने लगती हैं। हालांकि फ्रैंक उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो एंडर का फोन न लगने की वजह से पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट से एंडर के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए डॉक्टर वहां से एक गन चोरी करके एंडर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और एंडर के फोन पर मैसेज भेजता है कि मुझे पार्कर की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, इसीलिए मैं उन लोगों की तरफ जा रहा हूँ, हो सके तो तुम भी वहां पर आ जाओ। और क्योंकि एंडर का फोन फ्रैंक के पास था इसीलिए वो उस मैसेज को देख लेता है, इससे उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि डॉक्टर उसके घर की तरफ आ रहा है, इसीलिए अब वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए वो खाने में जहर मिला देता है। तभी वहां पर रोज के साथ बाकी बच्चे भी पहुंच जाते हैं। इस दौरान रोज बोतल को देखकर समझ जाती है कि उसके डैड ने खाने में जहर मिलाया है। हालांकि वो आयरिस को इस बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। इसीलिए जैसे ही रोरी खाने की कोशिश करती है रोज उसकी प्लेट फेंक देती है और इससे पहले कि फ्रैंक कुछ कर पाता वहां पर डॉक्टर पहुंच जाता है जो फ्रैंक से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि एंडर कहाँ है। इस दौरान फ्रैंक इस तरह से बिहेव करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। डॉक्टर उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ को एक बहुत ही खतरनाक डिसऑर्डर था जिसकी वजह से वो एक कैनिबल में बदल गई थी। इस बात पर फ्रैंक डॉक्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर पुलिस स्टेशन से चोरी की हुई गन निकाल लेता है और फ्रैंक को अपनी जगह पर ही बैठे रहने के लिए कहता है। साथ ही ये भी पूछता है कि क्या तुमने मेरी बेटी को सिर्फ खाने के लिए मार दिया, लेकिन फ्रैंक इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और डॉक्टर को धोखा देकर ड्रॉवर में रखी हुई एंडर की गन निकाल लेता है। इसकी मदद से वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने आयरिस पहुंच जाती है, इससे डॉक्टर बच जाता है। इस दौरान गोली लगने की वजह से फ्रैंक भी घायल होकर
होकर बेहोश हो जाता है। इसलिए डॉक्टर उसे मरा हुआ समझकर आयरिस की हेल्प करने की कोशिश करता है, जिसे गोली लग गई थी। तभी फ्रैंक डॉक्टर पर अटैक करके घायल कर देता है। हालांकि इस दौरान मौका पाकर रोज रोरी को लेकर पड़ोसन के पास पहुंच जाती है, लेकिन फ्रैंक वहां पहुंचकर उसे भी मार देता है, जिससे रोज और रोरी दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी फ्रैंक दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच जाता है और उन दोनों को अपने पास आने के लिए कहता है। इस दौरान वो उनसे माफी मांगता है। हालांकि रोरी तो उसके पास चला जाता है, लेकिन रोज इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देती है, जिससे फ्रैंक उसे समझाता है कि आयरिस को तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर रोज भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो सब दोबारा से डिनर टेबल पर बैठते हैं और फ्रैंक उन सबको खाना परोसता है और अपनी बेटी आयरिस से कहता है कि गॉड की नजर में सब कुछ माफ है और उसे किस कर लेता है। इसके बाद वो रोज के पास भी पहुंचता है। रोज उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और फिर मौका पाकर बहुत ही बेरहमी से उसके गले को चबाने लगती है, जिससे आयरिस भी उसका हाथ चाकू की हेल्प से डिनर टेबल पर फंसाकर बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खाने लगती है। इस दौरान हम देखते हैं कि उन दोनों को अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों बस फ्रैंक को नोच नोच कर कच्चा ही खा रही थी, जिसका उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। इस दौरान ये सारी चीजें वहाँ पर घायल डॉक्टर भी देख रहा था। फिर वो दोनों अपने भाई रोरी के साथ डॉक्टर को बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए वहाँ से निकल जाती हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।